राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के कोप्पल स्थित श्री आंजनेय मंदिर के पुजारी को हटाने पर रोक लगाई है। यह मंदिर भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। याचिकाकर्ता विद्यास बाबाजी की ओर से दलील पेश करते हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि रामानंदी संप्रदाय यहाँ 120 वर्षों से पूजा कर रहा है। जैन ने आगे कहा कि 2018 में इस मंदिर को कर्नाटक अधिनियम के तहत अवैध रूप से अधिग्रहित किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने विद्यास बाबाजी को पूजा और निवास की अनुमति दी। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर का नाम एम्ब्लेम्स एंड नेम्स एक्ट 1956 की सूची में शामिल करने वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका पंकज फडणवीस ने दायर की थी, जो 30 साल से सावरकर पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सावरकर के नाम के दुरुपयोग पर रोक होनी चाहिए और राहुल गांधी मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट दखल नहीं दे सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी मांगे प्रतिनिधि याचिका के जरिए सरकार से करनी चाहिए, न कि अनुच्छेद 32 के तहत। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम को 1971 के युद्ध अपराधों से बरी कर दिया है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने इस्लाम को 1256 हत्याओं, 17 अपहरण और 13 बलात्कार के लिए मौत की सजा दी थी। मुख्य न्यायाधीश सैयद रिफात अहमद की अध्यक्षता में 7 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया और कहा कि अगर कोई अन्य मामला लंबित नहीं है तो अजहरुल इस्लाम को तुरंत रिहा किया जाए। इस्लाम 2012 में जेल में बंद था। उससे सजा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में हुई थी। अजहरुल इस्लाम की पार्टी जमाते इस्लामी ने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था और पाकिस्तानी सेना के साथ गठबंधन में थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने विवादित बयान देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को एक असफल ऑपरेशन बताया। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय राउत ने यह विवादित बयान दिया। राउत ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सबसे पहले तो एक असफल अभियान है, लेकिन राष्ट्र हित में विपक्ष इसका और अधिक राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। असली सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी। राउत ने आगे कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया था। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। मैं बार बार कहता हूं कि अब इसका प्रायश्चित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले भी कई इंडी गठबंधन के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक बयान दिए। एक टीवी डिबेट में कांग्रेस नेता सैयद जावेद ने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन लंगूर कहा था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रैली में ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट युद्ध बताया था। बरेली की अदालत ने 12 साल पुराने एक जघन्य अपराध में कल आरोपी शादाब को उम्र कैद की सजा सुनाई। शादाब ने 17 साल की लड़की को अगवा कर केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था, जिससे उसकी दिल्ली के अस्पताल में ही मौत हो गई थी। यह दर्दनाक वारदात 2013 की है। पुलिस ने इस मामले में शादाब, उसके भाई शबाब, शहबाज, अम्मी, जहरा खातून, गुलनाज और शविनाज को आरोपित बनाया था। हालांकि पॉक्सो कोर्ट ने अन्य 5 आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान शादाब की मकान मालकिन ने गवाही दी कि उसने घटना देखी थी और मौके पर शादाब के अलावा कोई और नहीं था। बीसीसीआई ने ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को विशेष सम्मान देने का ऐलान किया है। 3 जून को अहमदाबाद में होने वाले आईपीएल 2025 के फाइनल में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। समापन समारोह के दौरान उनकी बहादुरी और सेवा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि यह भारत की सुरक्षा के प्रति सैनिकों के समर्पण का सम्मान है। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025 से 26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। सीबीडीटी ने यह कदम नए संशोधित आईटीआर फॉर्म को सरल बनाने और तकनीकी तैयारियों को पूरा करने के लिए उठाया है। नए फॉर्म पर पारदर्शिता बढ़ाने और रिपोर्टिंग को आसान बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक हो गया था।
गृह मंत्रालय ने FCRA नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कहा है कि जो NGO विदेशी फंडिंग लेते हैं और प्रकाशन से जुड़े हैं, वे अब कोई न्यूज कंटेंट या न्यूज़लेटर प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। ऐसे NGO को रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया से यह प्रमाण पत्र लेना होगा कि वे कोई समाचार सामग्री प्रकाशित नहीं करते। नए नियमों के अनुसार विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए NGO को पिछले 3 वर्षों के ऑडिटेड वित्तीय दस्तावेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र और FATF की गाइडलाइंस का पालन करने का वचन देना होगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति या पंजीकरण के कोई भी NGO न तो विदेशी फंड प्राप्त कर सकता है और न ही उसका उपयोग कर सकता है।